सिविल के दीवानों कैसे हो? तो लो सुनो एक छोटी सी मोटिवेशन, 2 से 3 लाइनें जो आपकी गिरती हुई ऊर्जा लेवल को आगे बढ़ाएगी। और फिर यदि आप सिविल के सच में दीवाने हैं तो दीवाने ऐसे होते हैं दोस्त जो कभी पीछा छोड़ते नहीं। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मुझे खुद नहीं पता मेरे और तुम्हारे लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन इतना जरूर है उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान लिया। यानी अंतिम दम तक आपको हार मानने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि भविष्य एक दिन अपना ही बेहतर होगा। तो दोस्तों, बीपीएससी, बिहार एसआई, अदर सिविल एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। तो जी हां, पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें उससे पहले थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों आज हम आपसे पूछने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यू मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से संबंधित होगा। लेकिन याद रखिए, बीपीएससी के अगर आप दीवाने हैं तो सच में याद रखने की आवश्यकता है कि आपको जो है 5 ऑप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। ऑप्शन नंबर ई आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न की तरफ। पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर जैसा कि दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा, निम्नलिखित महाविद्यालयों में से किसे सबसे पहले स्थापित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, हिंदू कॉलेज कोलकाता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या कोई सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर जो होगा ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, जो कि लिखा गया है हिंदू कॉलेज कोलकाता का सबसे पहले महाविद्यालय का स्थापना किया गया। इससे संबंधित कुछ बिंदुएं मैंने लिखा है, उसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहां पर लिखा गया है कि इसका जो स्थापना हुआ सन 1817 में, हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में सबसे पहले हुआ। याद रखेंगे, इसे स्थापित करने का श्रेय जो है राजा राम मोहन राय, याद रखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, राधा कांत देव, डेविड हेयर को जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू समाज के बच्चों को उदार शिक्षा प्रदान करना तथा वर्तमान में इस कॉलेज का नाम प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वर्तमान में हिंदू जो कॉलेज बनी थी कोलकाता, उसका नाम प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता रखा गया है। इसकी स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? वह है आपके पास राजा राम मोहन राय। तो इस प्रकार से बढ़ते चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरे नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये खूबसूरती भरे अंदाज में निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? याद रखेंगे, जमनालाल बजाज वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए थे, बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक थे, बिल्कुल उनका संबंध उससे है। लाला लाजपत राय लाहौर में नेशनल स्कूल बनाए, ये भी सही है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। इसके साथ मैं जाने वाला नहीं हूं, आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी ही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी बाल गंगाधर तिलक जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले नहीं हैं, उनका संबंध इससे नहीं था। तो आखिर कौन था भाई सत्यशोधक समाज के साथ? इसके बारे में आइए डिटेलिंग कर लेते हैं। इसके बारे में लिखा गया है, देख लीजिएगा ध्यान से। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की गई 1873 में, डेट क्लियर हो जाता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया। किसने किया? ज्योतिबा फूले। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में कि किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले द्वारा। कहां किया गया था? महाराष्ट्र में की गई थी। सत्यशोधक समाज शूद्र वर्गों को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त कराने के उद्देश्य से ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन था। याद रखेंगे, ये ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन जो था वह ज्योतिबा फूले द्वारा महाराष्ट्र में एक संस्था सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, जो शूद्र वर्ग के शोषण को रोकती है और ब्राह्मणवाद का विरोध करती थी। 1873 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। लीजिए तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और अच्छे तरीके से देख लेते हैं, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं और कलर बदलने के बाद और भी अच्छे तरीके से देखेंगे। प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, राजा राम मोहन राय के मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज 2 भागों में विभाजित हो गया। याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय जब मृत्यु हो गए, यानी कि वो मर गए,
तब उसके बाद ब्रह्म समाज जिसका उन्होंने स्थापना किया था वह दो भागों में बट गया। याद रखेंगे जिनके नेता क्रमशः कौन कौन थे उसके, तो पहला ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर थे। केशव चंद्र सेन और राधाकांत देव थे या देवेंद्र नाथ टैगोर राधाकांत देव थे। बड़ी ही दिख रहे हैं एक साथ मिला जुला हुआ क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन सही आंसर होगा वो होगा केशव चंद्र सेन। याद रखेंगे यह जो ब्रह्म समाज है ना, ये ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। इसमें से पहले का नाम था भारतीय ब्रह्म समाज, यह भारतीय ब्रह्म समाज इसका नाम है, और दूसरे का नाम था आदि ब्रह्म समाज। ये दो भागों में बट गया। इस भारतीय ब्रह्म समाज की जो है नेतृत्व करने का मौका जो हुआ वह केशव चंद्र सेन को मिला, लेकिन आदि ब्रह्म समाज का जो है नेतृत्व करने चले थे वे थे देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर कितने में, ए में इसका सही आंसर है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज दो भाग में विभाजित हो गया, जिनके नेता क्रम से कौन कौन थे, केशव चंद्र सेन और उसके बाद कौन थे भैया, वे थे देवेंद्र नाथ टैगोर। बढ़ते चलते हैं, आइए देख लेते हैं ये प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है एग्जाम्स में कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी, किसने किया था। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछता है बीपीएससी में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन आपके सामने है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर बी है गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने जैसा कि दिखाई दे रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, यह कोई सत्य नहीं है। तो मैं जहां तक मानता हूं ना कि किसने किया था प्रार्थना समाज का स्थापना, तो वो है ऑप्शन नंबर ए आत्मारंग पांडु। याद रखेंगे ये रहेंगे आपके पास, कौन रहेंगे, आत्मा राम और ये रहेंगे पांडुरंग। ये थे कौन, प्रार्थना समाज के संस्थापक, ये है प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगले नंबर प्रश्न आपके सामने है और ये रहेगा 5वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कोलकाता यूनिटेरियन समिति की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने कोलकाता यूनिटेरियन समिति की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय, यहां पर राजा होना चाहिए, राजा हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, या फिर आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है भाई, निम्नलिखित में से कोलकाता में यूनिटेरियन समिति की स्थापना करने का श्रेय जो है ये रहेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी राजा राम मोहन राय, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई से अभी तक मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन होगा जरूर। याद रखेंगे बीपीएससी में जैसे एकाएक आपको विश्वास नहीं होता ऑप्शन नंबर ई निकल कर जाता है, उसी तरह मेरे इस वीडियोस में भी होंगे, देख लेंगे, उनसे संबंधित कुछ बातें हैं। 1823 में राजा राम मोहन राय ने यह कहते हुए कि एक ही भगवान है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, भगवान एक ही नहीं है, कोई दूसरे भगवान नहीं है, कोलकाता यूनिटेरियन समिति का स्थापना किया था। तो लीजिए 1823 ईस्वी में कोलकाता यूनिटेरियन की स्थापना किया गया था। किसने किया था, राजा राम और क्या, मोहन राय। ठीक है, इस प्रकार से ये हुआ, कब किया, 1823 में। और याद रखिए इस वक्त एक सेंटेंस प्रयोग किया गया था कि पूरी दुनिया में एक ही भगवान है। इस कथन के साथ राजा राम मोहन राय ने क्या निर्माण किया था, कोलकाता यूनिटेरियन का। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा जबरदस्त अंदाज में। प्रश्न आपके सामने कि वर्ष 1956 में किसकी प्रयासों से, किसकी हो जाएगा यहाँ पर, किसको नहीं, किसकी प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह की कानूनी बाधाओं को कानून के माध्यम से हटा दिया गया। याद रखेंगे विधवा पुनर्विवाह जो है वह कानून की बाधाओं को दूर कर दिया गया, यानी कानूनी बाधा जो आती थी विधवा पुनर्विवाह में उसको हटा दिया गया। इसमें किसने सबसे ज्यादा इसका योगदान किसका रहा, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर इसमें से कौन है, देवेंद्र टैगोर, या फिर उपर्युक्त में से कोई एक से अधिक सही है या कोई सत्य नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह की कानूनों की बाधाओं को समाप्त कर दिया गया, यह हटा दिया गया। याद रखेंगे विधवा पुनर्विवाह में सबसे ज्यादा योगदान करने का श्रेय जो है उन किनको जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। सैल्यूट है आपको। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता की पेशकश मिली थी।
निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता की पेशकश मिली थी, यानी किनका वेलकम किया गया था, स्वागतम किया गया था कि आप आ जाइए? दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, या उपयुक्त में से एक से अधिक सही है या कोई सत्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता की पेशकश मिली थी। ऑप्शन नंबर बी आपके पास हो जाता है सही, जिसको हम लोगों ने क्या देखा, माइकल और उसके बाद मधुसूदन, याद रखेंगे ये है व्यक्ति मधुसूदन दत्त। आगे बढ़ते चलते हैं सर अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी प्रश्न एक गजब से आया हुआ है, फिर से थोड़ा सा बैक जाने की जरूरत पड़ेगी और बैक जाकर के देखते हैं एक बार। जी 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 आ जाइए, आप आ जाइए, फिर मेरा क्वेश्चन बनाइए। चलते हैं अगले प्रश्न देखेंगे, गुस्सा होकर के भागे जा रहे थे बिना पढ़ाए हुए। देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लेवेत्स्की और एनी बेसेंट ने, मैडम ब्लेवेत्स्की और एच.एस. अल्काट, या फिर एच.एस. अल्काट और एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगर ये ऑप्शन जो है ना दो जगह करके दे दिया जाए तो ऑप्शन नंबर ई मारिएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे मैडम ब्लेवेत्स्की और एच.एस. अल्काट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। अगर एक ऑप्शन दिया रहे ठीक है तो कोई बात नहीं है कर दीजिएगा, अगर दो ऑप्शन दिया रहे तो इसमें से ऑप्शन नंबर ई कीजिएगा, हालांकि अभी तक इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा। लीजिए अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर उपस्थित होने जा रहा है, जब तक ये हट गए लीजिए का प्रश्न आपके सामने है और ध्यान से देख लेते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न आपके सामने और ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस नाम से जाना जाता है? जी आपको तो पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद, कौन नहीं जानता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया का जो शिक्षित हो और वो स्वामी विवेकानंद के पथों को अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहता हो। ये भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा शख्स, याद रखेंगे। लेकिन उन्होंने जितना भी लेक्चर दिया, जितने भी भाषण दिए, उसमें से प्रमुख भाषणों को एक जगह संकलित किया गया। उस संकलन को क्या कहते हैं? लेक्चर्स फ्रॉम पेरिस टू शिकागो, लेक्चर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, लेक्चर्स फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। यह उपयुक्त में से एक सही, एक से अधिक सही है या कोई सत्य नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये कई बार सिविल सेवा में क्वेश्चन में पूछा गया सर कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है ये किसके भाषणों का संग्रह है? उस तरह पूछे तो स्वामी विवेकानंद या स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन क्या कहलाता है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लीजिए इससे संबंधित कुछ बातें मैंने लिखी है, इसको देख। ओहो कुछ दिक्कत है, वही क्वेश्चन आ गया। चलिएगा आगे देख लेते हैं, इससे संबंधित कुछ बातें हैं, देखिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा। पश्चिमी देश का भ्रमण करने के बाद, ध्यान से देखिए, पश्चिमी देश का भ्रमण करने के बाद विवेकानंद कोलंबो और श्रीलंका भी गए। भारत में आगमन के बाद वे बड़े पैमाने पर यात्रा किए। अल्मोड़ा समेत वे कई भारतीय राज्यों का भी भ्रमण किए। इस अवधि में उनके द्वारा दिए गए जितने भाषण थे उसको लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा शीर्षक से संकलित किया गया था। अब रहेगी बात कि भाई इसमें कुल कितने भाषण थे, तो इसमें कुल भाषणों की संख्या 17 थी। तो ये था प्रश्न। आगे बढ़ते चलते 10वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न देखिएगा, किस राजनीतिक दल ने समाचार पत्र जस्टिस प्रकाशित किया था? 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। वह कौन सी राजनीतिक दल है जो समाचार पत्र जस्टिस प्रकाशित किया था? मुस्लिम लीग, दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, कोई सत्य नहीं है। आंसर न होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिएगा। वह दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन ने जस्टिस नामक समाचार पत्र की क्या किया था? इन्होंने प्रकाशन किया था। आइए बढ़ते चलते हैं, इससे जुड़ी बिंदु शायद है, बिल्कुल 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 आने शुरू होने चाहिए। नहीं, आइए 11 नंबर क्वेश्चन आ गया है। प्रश्न आपके सामने कि सत्यार्थ प्रकाश किताब के लेखक कौन थे? लीजिए भाई, ये प्रश्न तो जबरदस्त आता है, एकदम आता ही है, एकदम बिल्कुल आएगा। बीपीएससी में ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार 1-2 साल के बाद या फिर लगातार कई बार मिल सकते हैं आपको। सत्यार्थ प्रकाश किताब के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। उपयुक्त में से कोई एक से अधिक सही है, कोई सत्य नहीं है, तो यही वाला है, कोई सत्य नहीं है इसमें। ठीक है,
सत्यार्थ प्रकाश किताब के लेखक जो हैं इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि भाई इसके लेखक कौन है, तो लीजिए आ गए। इनके लेखक कौन थे थोड़ा सा बता देता हूं, एक मिनट, थोड़ा सा बैक जाने की जरूरत पड़ेगी। इसके लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ध्यान रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं सर वे लेखक हैं किसके, वो हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर ई सही था। बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 1833 में राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद कौन ब्रह्म समाज का कार्यभार संभाला। जी, मैं दूसरे या तीसरे नंबर क्वेश्चन में जा रहा था तो उससे मैं आया था कि राजा राममोहन राय की मृत्यु हो जाने के बाद दो खेमे में बट गया, लेकिन जैसे मृत्यु हुई तो सबसे पहले कौन कार्यभार, किनको कहा गया कि हाँ जी आप आइए और आपका स्वागत है और आप ब्रह्म समाज की कमान को संभालिए। विजय कृष्ण गोस्वामी। उस प्रश्न में और इस प्रश्न में थोड़ा सा तुलना करा लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, कोई सत्य नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना होगा देवेंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ये क्या है, देवेंद्र नाथ टैगोर। मृत्यु के बाद इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की क्या किया था, कमान संभाला था। जब दो भागों में बट गए तो भारतीय ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्म समाज का देवेंद्रनाथ टैगोर। लेकिन मृत्यु के बाद से देवेंद्रनाथ टैगोर में जब तक विभाजन नहीं हुआ तब तक उन्होंने पदभार संभाला था। आगे बढ़ते चलते हैं। लीजिए 13वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, तंजीम और तबलीग आंदोलनों का लक्ष्य क्या था। आप लोग तबलीगी जमात सुने होंगे। तबलीगी जमात वही कोरोना के समय लोग बोलते थे कि ये कर दिया तबलीगी जमात वालों ने, ये कर दिया, ये सभी चीजें हैं। तो उसी तरह देखिए संगठन है ये। तंजीम और तबलीग आंदोलनों का मुख्य लक्ष्य क्या था, मुसलमानों को राष्ट्रवादी बनाना, मुस्लिम संप्रदाय को जोड़ना और धार्मिक रूपांतरण करना, मुस्लिम युवाओं को उदारवादी बनाना, पाकिस्तान के गठन या पुनः के लिए लड़ना, या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, कोई सत्य नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देख लीजिएगा मुस्लिम संप्रदाय को जोड़ना और धार्मिक रूपांतरण कराना। ये जो है तबलीग और तंजीम आंदोलनों का प्रमुख लक्ष्य था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। लीजिए आ गया 14 नंबर प्रश्न। देखेंगे निम्नलिखित में से किसने 1836 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। गजब क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन 14वें नंबर प्रश्न पर है। निम्नलिखित में से किसने 1836 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, एम सी राजा, जगजीवन राम जी या जयप्रकाश नारायण। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या कोई सत्य नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर, याद रखेंगे, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान का प्रमुख निर्माणकर्ता। इनके द्वारा जो है वह क्या किया गया सर, इंडिपेंडेंट लिबरल पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन घूमकर यूं आया। प्रश्न देखेंगे 1875 के हिंदू विवाह अधिनियम को पारित करवाने में किसकी सबसे ज्यादा योगदान रहा। देख लेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपके पास। 15वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 1872 के हिंदू विवाह अधिनियम को पारित करवाने में किसकी सबसे ज्यादा योगदान रही है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर और उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या श्याम चंद्र दास। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या कोई सत्य नहीं है। सही आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। याद रखिएगा ब्रह्म समाज थे ना, भारतीय ब्रह्म समाज के राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ये संभाले थे ना, लेकिन इन्होंने एक गलती कर दिया। केशव चंद्र सेन ने कहा था कि जो है ये छोटे उम्र में लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, नाबालिगों की शादी नहीं करनी चाहिए। और इन्होंने अपनी पुत्री का शादी जो है वह किनके साथ, कुछ बिहार के एक राजकुमार के साथ करा दिया था। इसी के वजह से केशव चंद्र जो है लोगों के ध्यान से और मन से हट गए और उसके बाद इस तरीके से भारतीय जो ब्रह्म समाज के ये केशव चंद्र सेन थे, इनके ऊपर बड़े सवाल खड़े हुए कि जो दूसरे को समाज को सिखाता है और वही इस प्रकार की गलतियां कर दिया। अपने नाबालिग पुत्री की शादी करा दिया था इन्होंने। केशव चंद्र सेन थे हिंदू विवाह अधिनियम को पारित करवाने में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले। आगे प्रश्न आपके सामने 16 नंबर। 1840 में पूना में परमहंस सभा की स्थापना किसने की थी। जबरदस्त क्वेश्चन। 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। सारे प्रश्न बीपीएससी का ही उठाकर लाकर रखेंगे और कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से मिलेगा, ना वाली तो कोई बात नहीं है। फिर से देख लेंगे 1840 में पूना में परमहंस सभा की स्थापना किसने की थी। बाल शास्त्री जांभेकर, महादेव गोविंद रानड़े, गणेश वासुदेव जोशी, दादोबा पांडुरंग,
तारखेरेकर। जी हाँ, क्या नाम है? और उसका उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या कोई सत्य नहीं है। इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे दोस्त, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है दादोबा पांडुरंग तारेकर जो है वह पूना परमहंस सभा की स्थापना 1840 में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, दादोबा पांडुरंग तारखेरेकर। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपके सामने आ गया और प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, आर्य समाज के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? आर्य समाज के संबंध में कौन सी बातें जो है आपको बिल्कुल सत्य लगती है? इसका जवाब आप सभी को बताता हूं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। बिल्कुल सही, इतना ही में हुआ ही था। यह जाति व्यवस्था को नकारता है। बिल्कुल सही, यह जाति धर्म पर विश्वास नहीं करता, याद रखेंगे। हालांकि इसका स्थापना इसीलिए हुआ था कि जो है जो भी हिंदू धर्म के लोग परिवर्तन करते हैं वो फिर से परिवर्तन न कर पाए, आज जो परिवर्तन कर गए हैं वो फिर से वापस आ जाएं। लेकिन यह जाति व्यवस्था को नकारता है, ऐसा जाति के आधार पर किसी के बंटवारा नहीं किया जा सकता, ये बात सही है, इसमें इसकी योगदान थी। दयानंद सरस्वती का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बिल्कुल ये भी सही है, याद रखेंगे। वो नहीं कि पूजा पाठ चल रहा था और उसके मूर्ति के ऊपर जो है चूहा जो है वो लड्डू खा रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे मूर्ति, इसीलिए उन्होंने त्याग दिया। तो ब्राह्मण परिवार में थे। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। बिल्कुल सही है, मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं था, तभी तो उन्होंने इस प्रकार से ब्रह्म समाज, दयानंद, ये मूल शंकर इनका नाम था ना बचपन में उसी समय। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। बिल्कुल सही है, ये सभी के सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं वे सब के सब सही है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ई चुनने की आवश्यकता पड़ती है। लीजिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र यहां पर होगा पत्र नहीं, शुरू किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 18वां नंबर प्रश्न आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस बड़ी पूछा गया है एग्जाम्स में, बीपीएससी में खूब पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा 18वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, जो है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं, उसको देख लीजिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक साप्ताहिक समाचार पत्रिका का प्रकाशन प्रस्तावित किया। देखेंगे, विद्याभूषण वो व्यक्ति हैं को इसे संपादित और प्रकाशित करने की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। याद रखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, लेकिन इसको संपादित और प्रकाशित करने की पूरी जिम्मेवारी विद्याभूषण को दी गई थी। आगे बढ़ते चलते अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति है जिसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? तो वही न हो सकते हैं जो पूरा ज्यादा योगदान देते होंगे और विधवा पुनर्विवाह में विश्वास रखते होंगे। याद रखेंगे, वो होंगे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई, रविन्द्रनाथ टैगोर, या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, कोई सत्य नहीं है। लीजिए खींचकर आया ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो बहुविवाह नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। बढ़ते चलते 20वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? जी हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है। इस सारी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बारदौली सत्याग्रह में किसको जो है सरदार की उपाधि मिली, कौन थे? तो बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, विठल भाई। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, कोई सत्य नहीं है। सही आंसर यही है, कोई भी सत्य नहीं है, क्योंकि इसके नेता थे कौन? जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देख लीजिएगा, इसके बारे में कुछ लिखा गया है। बारदौली सत्याग्रह सन 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदौली में हुआ था। तो एक डेट याद रखिएगा, 1928 में बारदौली सत्याग्रह होता है। इसके नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उस समय सरदार नहीं वल्लभ भाई पटेल थे। इस आंदोलन ने ही पटेल को एक राष्ट्रीय नेता बना दिया। हाँ जी बिल्कुल, एक समय जरूर आपको भगवान देता है जहां से आपको जिंदगी में आगे बढ़ जाने के मौके होते हैं। इस आंदोलन में सफलता के बाद वहां के महिलाओं ने गांधी जी के नेतृत्व में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किया था। तो किसकी सहायता से? गांधी जी की सहायता से। किसने दिया? बारदौली की महिलाओं ने। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कब दिया? 1928 में। 1928 में क्या हुआ था? बारदौली सत्याग्रह। बढ़ते चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि खासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? अब थोड़ा सा विद्रोह देखेंगे, दो चार।
खासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? त्रिपुरा में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है? कोई सत्य नहीं है, सही आंसर हो जाएगा मेघालय में। ध्यान रखिएगा, खासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा इसका मेघालय। बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, कलम चुनने की जरूरत है। फिर से प्रश्न है कि खोंड विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? खासी का तो आपने सुन लिया, मेघालय से। खोंड का देखिए, खोंड विद्रोह का संबंध किस राज्य से? एक विद्रोह जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, 25 क्वेश्चन पे जाकर स्टॉप हो जाएंगे। खोंड विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, असम से, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या कोई सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। खोंड विद्रोह का संबंध जो है वो मेरे प्रिय दोस्तों वह होगा उड़ीसा से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। बढ़ते चलते हैं अगले नंबर। ओहो, कुछ लिखा गया इसके बारे में, देख लीजिएगा। 1837 से 1856 के बीच, वाह काफी लंबी लड़ाई चली, उड़ीसा के क्षेत्रों में कई खोंड विद्रोह हुए। बिल्कुल, तो याद रखिएगा उड़ीसा में हुआ था। कब से कब तक? 1837 से 1836 के बीच में। कहता है इसका प्रमुख कारण था सरकार द्वारा मानव बलि पर रोक लगाना। जी हां, मानव बलि देंगे या आदिवासी, इस पर रोक नहीं लगाइए। वन कानूनों को लागू करना, भूमि कर व्यवस्था को लागू करना आदि। देख लेंगे, पूछ देगा खोंड विद्रोह के नेता कौन थे, तो आंसर याद रखिएगा चक्र बिसाई। चक्र बिसाई जो थे वो खोंड विद्रोह के क्या थे? नेता थे। जी हां, 1837 से 56 तक चली थी, उड़ीसा में हुआ था और मानव बलि पर रोक लगाना तथा वन कानूनों पर लागू करने की वजह से यह खोंड विद्रोह हुआ था उड़ीसा के क्षेत्रों में। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने और प्रश्न को ध्यान से देख। तो दोस्तों देखते हैं अब 23 नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन कहता है संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य क्षेत्र से है? संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य क्षेत्र से है? झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, नागालैंड से, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या कोई सत्य नहीं है? 23वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो संथाल विद्रोह का संबंध जो है वो मेरे प्रिय दोस्तों वह है झारखंड से। संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? और संथाल जो जनजातियां हैं वो कहां पाई जाती है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में जो कुछ लिखे हैं उसको देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, और प्रश्न जो कहता है उसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। और प्रश्न आपके सामने है जी, इसके बारे में लिखा हुआ संथाल विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह है जिसका संबंध वर्तमान के झारखंड राज्य के क्षेत्र में बसने वाले आदिवासियों से था। यह आंदोलन 1856 से 1857 के दौर का एक प्रमुख आंदोलन था जिसका प्रमुख कारण ब्रिटिशों द्वारा राजस्व कानून लागू करना, आदिवासियों से जबरदस्ती मजदूरी करवाना, ये तो बर्दाश्त नहीं है, उनकी भूमि पर कब्जा करना, ये तो बहुत बुरी बात है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता 4 संथाल भाई थे। याद रखेंगे, किस आंदोलन के जो प्रणेता है या नेता है वह संथाल के 4 भाई थे। इसके बारे में आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखेंगे वो होगा संथाल विद्रोह। कहां हुआ था? जी हां, झारखंड वाले क्षेत्र में। कब से कब हुआ था? 1856 से लेकर 1857 तक। इसके नेता थे कान्हू, सिद्धू, चांद और भैरव। ये चारों के चारों भाई थे और इन्होंने ही संथाल विद्रोह का क्या किया था? बिल्कुल ये नेतृत्व किया था। लीजिए बढ़ते चलते अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। इस पर चूंकि हम लोग आए थे लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मिटाने उटाने वाला कुछ देखते हैं, कोई बात नहीं है, देखेंगे। मुंडा विद्रोह का संबंध वर्तमान के किस राज्य या राज्यों से है? मणिपुर से, बिहार से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, या उपर्युक्त में से कोई सत्य नहीं है या एक से अधिक सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि मुंडा विद्रोह का संबंध जो होगा दोस्तों वह इसमें से दिए गए ऑप्शनों में से कोई सत्य नहीं है। आखिर इसका सत्य आंसर क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ष 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा जनजातियों के द्वारा मुंडा विद्रोह हुआ था। याद रखेंगे बिरसा मुंडा का संबंध झारखंड से है और उनके नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? मुंडा विद्रोह हुआ था। जी हां, झारखंड से। इसे मुंडा उल गुलान भी विद्रोह भी कहा जाता है। थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसे मुंडा उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस आंदोलन का नेता बिरसा मुंडा खुद को ईश्वर का प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया था। ये समझते थे कि हम ही ईश्वर है, ईश्वर ने हमको बना करके भेजा है। इसी दौरान सन 1900 में इनको पकड़ा गया और इन्हें मार दिया गया। बिरसा मुंडा जो है इनका संबंध वो झारखंड वाले क्षेत्रों से है। बढ़ते चलते अगले नंबर और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, रंपा विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? रंपा विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? उसको देखेंगे, आंध्र प्रदेश से, मणिपुर से, बिहार से, झारखंड से या किससे? तो सही आंसर हो जाएगा, इसका संबंध जो था दोस्तों वह आंध्र प्रदेश से था। तो इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जी हां लिखा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो फिर से एक बार प्रश्न चलते हैं कि रंपा विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? आंध्र प्रदेश का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, नहीं समझिएगा दिक्कत हो जाएगी। 1882 के मद्रास वन अधिनियम के अनुसार आदिवासियों को जंगलों में आने जाने पर रोक लगा दिया गया। ये तो बुरी बात है, ये सरकार ने गलत कर दिया। ये नियम क्या है? 1882 के मद्रास वन अधिनियम के तहत इनको ऐसा किया गया था। स्थानांतरण कृषि करने पर भी रोक लगा दिया गया। अब ले लीजिए, रेल पटरी निर्माण में आदिवासियों से जबरदस्ती श्रम करवाया जाता था। ये तो बहुत ही बुरी बात है, ये तो आंदोलन होना ही चाहिए। ये तो मैं भी रहता तो आंदोलन कर देता, जिससे आदिवासी भड़क गए। बिल्कुल भड़कना चाहिए, भड़केंगे ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस कारण 1922 से 1924 के दौर में आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ। बिल्कुल होना चाहिए। रंपा विद्रोह का नेता कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू थे। याद रखेंगे, इसमें से क्या क्या याद रखना है? मद्रास के वन अधिनियम 1882 में अनुसार क्या हुआ था? तो आने जाने पर रोक लगा दिया गया था आदिवासियों के, और रेल पटरी में जबरदस्ती काम करवाए जा रहे थे उसके निर्माण में। 1922 से 1924 तक ये आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह क्षेत्र था। इसके नेता कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। तो दोस्तों ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम्स, या फिर अगर ऑप्शन नंबर ई हटा दीजिए तो आपके बिहार एसआई का एग्जाम या बिहार के अन्य सिविल सर्विस के कोई भी एग्जाम्स आते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ई डाल लेते हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन ये हो जाता है। तो कैसा लगा हमारी ये वीडियो आप जरूर हमें बताएंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के साथ जल्द उपस्थित होंगे।